अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहले तो कोई माहिर कानून हुआ करता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम तर सियासत कानूनी पेचीदगियों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और हर शख्स ही अपने तई माहिर कानून बना हुआ है और कानून को और कानूनी नुक्तों को अपनी फेवर में किस तरह से मैनूवर करना है, इस पर मेहनत की जा रही है। काश ये सारी मेहनत पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करने में और पाकिस्तान के कौमी खजाने की हिफाजत करने में की जाती, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि पहले आधी मेहनत की जाती है पाकिस्तान के कौमी खजाने को लूटने में और उसके बाद सारी मेहनत की जाती है उस लूट मार को बचाने की मद में। और इसमें इस हमाम में तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही बराहना हैं। सिर्फ फर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें इतना सही नजर आता है कि इमरान खान खुद फाइनेंशियली ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी कई लोग हैं जिनका बहुत बावसूख जराए से हमें पता चलता है कि वो खूब माल पानी बना रहे हैं। और इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत बेबस नजर आते हैं कि जो उन्होंने एहतसाब का वादा किया था कि पिछलों की लूट मार का भी हिसाब करेंगे, और अभी कभी जिस तरह मैं सुन रही थी कि एक बहुत ही इमरान खान के सख्त सियासी नाकिद एक तरह से इमरान खान पर चोट करते हुए एक टॉक शो में बात कर रहे थे कि जी ये तो इमरान खान ऐसे हैं कि ये अपनी जमात के भी सगे नहीं, ये एक खास एजेंसी के जरिए अपने लोगों पर भी नजर रखे हुए हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अच्छी बात है, अपने लोगों पर भी उतनी ही कड़ी नजर होनी चाहिए जितने आपके मुखालिफिन पर हो, लेकिन सिर्फ कड़ी नजर रखने से फायदा नहीं जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। सो आज हम बात करेंगे, मरियम नवाज साहिबा ने अब से कुछ घंटे कबल एक वीडियो ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की इस पॉइंट को कि देखें जी, इमरान खान को तो मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है वो फैसिलिटेट कर रही थी और नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाने में अदलिया ने इमरान खान की मदद की है। ये पूरा प्रेमिस था मरियम साहिबा की गुफ्तगू का, और उसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ सईद खोसा साहब का जिक्र किया और उन्होंने इस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमरान खान ये अकेले नहीं कर सकते थे नवाज शरीफ को सियासी मैदान से आउट करना, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने उनकी मदद की है। सो इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनके इस आर्ग्यूमेंट में किस हद तक वजन है और कहां पे वो वही बात है कि कानूनी पेचीदगियों में अपने पॉइंट को मैनूवर करने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद नेस्ला टावर पे भी बात करेंगे जिसकी वजह से कराची में बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है और एक तरह से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका इतना नुक्ता तो दुरुस्त है कि जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करते हैं और कहीं पर वो पैसा लगा देते हैं तो उस वक्त तो एनओसी सामने होता है और वो अपने तई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि अब इस पैसे से आइंदा हमें इस इन्वेस्टमेंट का फल मिलेगा, लेकिन कुछ साल बाद ही पता चलता है कि वो एनओसी अब वैलिड नहीं है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के मायानाज माहिर कानून और तज्जिया निगार जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, और हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी तज्जिया निगार, ज़बरदस्त नज़र रखते हैं पाकिस्तान के सियासी उमूर पर, जनाब अतहर काज़मी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब से करना चाहूँगी। अजहर सिद्दीक साहब, मरियम साहिबा की आज आपने गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने वीडियो ट्वीट एक तरह से चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के खिलाफ जो चार्जशीट बहुत दिनों से नून लीग ला रही है उसमें उन्होंने एक तरह से उसको वैलिडेट करने की कोशिश की आज की वीडियो से। हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? शुक्रिया मलिया हाशमी साहबा। एक ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी अदलिया को एज ए होल मिलान करने की एक साजिश चल रही है और उसके ताने बाने जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में बैठकर बुने गए और उसी के लिए सबसे पहले एफिडेविट तैयार कराया गया और उसके बाद एक ऑडियो लीक शेयर की गई। फिर उसके साथ साथ लाहौर के अंदर आसबा जहांगीर फाउंडेशन के हवाले से एक बाकायदा सेमिनार कराया और ताजा तरीन खबर यह है कि जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से उसकी कमीशन बनाने के लिए सलाउद्दीन जो है उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और वो एक दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। उससे पहले एक दरखास्त बाकायदा दायर की गई और कोई नहीं जानता वो कुलसूम बीबी कौन है। उसने दरखास्त की कि जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त
कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको तो बोलना भी नहीं आता था, वो दरखास्त खारिज करवा कर बाहर आ गई। हालांकि मैं उस फैसले से इख्तलाफ करता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो वैसे भी इस मामले को तो एंटरटेन अगर करना चाहिए था तो तरीकाकार यही था कि ये मामला लार्जर बेंच के पास भिजवाते, जो कंटेम्प्ट के मामला के हवाले से देखता। वो एक तरह से लाइसेंस खुला मिल गया है, और मरियम नवाज ने अब उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को निशाना बनाया, और ये तौहीन अदालत है। और ये बड़ा, यानी ये तो फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, ये इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज होना चाहिए। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान कोर्ट के अंदर थे कि केस के सिलसिले में, जब मामला चल रहा था इलेक्शन का, अपना जो पीछे 4 हलकों के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त ये अगर बात हुई तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपको जो भी ग्रीवियंस है आप कोर्ट में पिटीशन लेके आए। और ये मैं कोर्ट अनकोर्ट हवाले से कह रहा हूं, ये जो बैठकर आप गलत हकायक और गलत ये चैलेंज कर रहा हूं मरियम बीबी को, और ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे आज खुद नोटिस लेना बनता है। ये तौहीन अदालत है। कोर्ट के अंदर बात को आप मैनूवरिंग कर रहे हैं, और उसके पीछे साजिश एक है, वो साजिश ये है कि अदलिया बदनाम किया जा रहा है बड़ी प्लानिंग के साथ। अब इसके साथ सिर्फ यही बात नहीं है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सामने रखता हूँ। इसके साथ ही मैं जोड़ने लगा हूं नस्ला टावर को। अच्छा, नस्ला टावर का खुद नस्ला टावर गया, मैंने वो केस सारा देखा। ये बात याद रख लीजिएगा, वो एक सड़क के ऊपर बना हुआ है। हमारे अदालती फैसले मौजूद हैं कि सड़क के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर किसी जगह पे भी तामीरात हो नहीं सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय उसको गैर कानूनी करार नहीं दिया है। कमिश्नर कराची डिवीजन की रिपोर्ट मौजूद है, हुकूमत सिंध की रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। अब सवाल बड़ा सिंपल जो आप उठा रहे हैं कि अप्रूवल इशू ये है कि जस्टिस गुलजार साहब गुज़श्ता 7-8 साल से कराची की शक्ल बदलने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल बोर्ड उठाए उन्होंने, चाइना कटिंग खत्म कराई, नाजायज कब्जे खत्म कराए। इशू बड़ा सीधा सा है। हमें जो बात समझना है कि अगर एक फ्रॉड के जरिए मैं चीज खरीद लूं और अदालत कहे कि उसके पैसे अदा करें, नहीं, हमेशा मुश्तरी होशियार बास होता है कि जो खरीदने वाला है उसने तसल्ली करनी है कि ये चीज सही है या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो वही किया। अच्छा, नहीं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पर एक बड़ा वैलिड सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून में एक बात तयशुदा है, मौजूद है कि उस जगह पर नहीं बन सकता था ये, तो फिर जिन्होंने एनओसी इशू किया उनको क्या इस कानूनी नुक्ते की समझ नहीं थी? ये तो फिर उन पर वबाल आना चाहिए ना। देखे ना, कसूर था सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट ने खुद आके कहा गैर कानूनी है। अब सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट गैर कानूनी हवालों से अगर कोई एक्शन लेना है, वो सिंध गवर्नमेंट चुप करके छुप के बैठ गई है, और बड़ी प्लानिंग के साथ सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट में डाला जा रहा है। अब यही आ जाए, ग्रैंड हयात के हवाले से जिक्र किया जाता है कि आपने इसको रेगुलराइज कर दिया। भाई वो ऑक्शन में खरीदा गया था, जायज जमीन थी, किसी का कब्जा नहीं था, ग्राउंड पे नहीं था, प्लॉट पे नहीं था, सड़क के ऊपर नहीं था। उसकी कुछ चंद मंजिलें जो हैं वो कानून से हटकर बना ली गई। इसको हम रेगुलराइज करना कहते हैं। तो कानून में गुंजाइश मौजूद होती है कि उसको पेनल्टी दे के रेगुलराइज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम पेनल्टी से हट के कोई सैकड़ों गुना ज्यादा जो है वो पेनल्टियां लगाई और ले लिया। अब इसके साथ साथ एक और चीज जोड़नी भी है, वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। बैरिया टाउन के हवाले से बात की जाती है कि उसको भी तो आपने भाई बैरिया टाउन का केस जरा समझिएगा। जहां उन्होंने बैरिया टाउन बनाया वो कौड़ियों के भाव जमीन थी, 5 लाख के करीब एकड़ जगह वो थी वहां पर, और वहां सारी इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन ने की। इशू क्या था कि वहां मुख्तलिफ जगहों में गवर्नमेंट की जमीन थी, कंसोलिडेट करके एक जगह दे दी और 7 अरब रुपया से हुकूमत मान रही थी। आप देखे से सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, इन्वेस्टमेंट सारी बैरिया टाउन की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 यानी फर्ज करें 5 लाख एकड़ की बजाय करोड़ों रुपया एकड़ रकम 460 अरब रुपया जो सिंध हुकूमत सिर्फ 7 अरब लेने के लिए तैयार थी, और वहां कोई यानी उसको आप कंपैरिजन यानी जा तो हो ना कि आपने मिसाल के तौर पर वहां पर सारी जमीनों के ऊपर आप यानी कंस्ट्रक्शन होकर गैर कानूनी आपने उसको रेगुलराइज कर दिया। आपने उसकी बाकायदा जमीन की या तो हो कि वहां पर सड़कें बनी हुई थी, पार्क बने हुए थे, फिर बात है। तो ये क्लियर करने के लिए जरूरी है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। सही। अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा अतर काज़मी साहब से उनका मौक़िफ़ ले लूं और उसके बाद मैं फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी और थोड़ा सा बनी गाला का भी समझने की कोशिश करेंगे। जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके सियासी नाक़दीन, बिलखुसूस नून लीग, तो ये बात करती है
कि जी इमरान खान साहब का बनी गाला वाला घर कैसे रेगुलराइज हो गया। सो आई एम श्योर उसके कानूनी नुक्ते आप हमें बेहतर समझा सकेंगे। अतर काज़मी साहब, एक तो यही नेशनल टावर वाली बात पे ही कि ये हमारे पाकिस्तान के निज़ाम को किस हद तक अपने लूप होल्स को अब कवर करने की ज़रूरत है कि जहां पे आम इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी बेचारा आम सिटीजन है पाई पाई जोड़कर अगर वो कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करता है और बाद अज़ां उसको पता चलता है कि वो जो एनओसी उसको एक बस टॉफी की तरह बस दे दिया गया था, वो तो एक मजाक था और असल में ये गैर कानूनी ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हुई, जिसको जाहिर है बिल्कुल सही कहा अजहर सिद्दीक साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अब इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ये तो कमिश्नर साहब का भी इस पे फैसला मौजूद है और जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। सो इस पर आई लाइक टू नो योर टेक। और दूसरा जो अभी आजकल ये जो मरियम साहिबा भी अब बात कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो नाहक फंसा दिया गया और ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर सजा दे दी गई, इस पर आई लाइक टू नो योर पोजीशन। जी देखें, अभी सिंध का जिक्र हुआ, बैरिया टाउन का जिक्र हुआ, नस्ला टावर भी आपको पता है कराची के अंदर ही है। मैं थोड़ी सी आपको खबर लंदन से भी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, उनका बरतानिया का विजिट वीजा कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल करने की वजह यह है कि उनको बताया गया कि आपके ऊपर इल्जामात हैं पाकिस्तान के अंदर करप्शन के, आपके खिलाफ JITs हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मुख्तलिफ इंक्वायरीज आपके खिलाफ हुई और फिर उन्होंने जो अपील की वो कोर्ट ऑफ अपील में गया, उधर एक जैसे अपील मुस्तरद हुई, फिर जो हाई कोर्ट है जिसको कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं वहां से फैसला आया गुज़िश्ता रोज और उस फैसले के अंदर तफसीलन बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील, जिसको आप हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में शाज़ो नादरी कोई केस जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि फौरन ही हर रोज एक पिटीशन जारी हो। तो उस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर ये फैसला आया कि जी जो आपका वीजा कैंसिल किया गया है और आपके साहिबजादे का वीजा कैंसिल किया गया वो बिल्कुल ठीक है और उस फैसले के अंदर हमारी मोजिज अदलिया का जिक्र है, जस्टिस फैसल अरब साहब के फैसले का जिक्र है, दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसले का जिक्र है, JIT का जिक्र है और उस फैसले के अंदर मलिया ये भी जिक्र है कि आपने सिंध हुकूमत के साथ मिल के जो सरकारी जमीनें वगैरह अलॉट करवाई, उस हवाले से जो JIT की रिपोर्ट्स हैं, NAB की रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील अपने फैसले के अंदर लिख रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो बरतानिया के अंदर दीगर नैबज़दा लोग हैं, जो ये मौकफ इख्तियार किया जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को कौन मानता है, JIT को कौन मानता है, तो आज उसी JIT की बुनियाद पे और हमारी मोजिज़ अदलिया के फैसलों को सामने रख के बरतानिया की आला अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखा है जो वीजा कैंसिल हुआ है। जहां तक नस्ला टावर का जिक्र है, देखें मैं अजहर सदीक साहब को कानूनी नुक्ता नजर से मैं कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के नामवर कानूनदान है। मेरा यहाँ पे जो इशू है वो इंसानी नौयत का है, ह्यूमन राइट्स के इशू पे है और वो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सारी जिंदगी आप पैसा इकट्ठा करके औरतें कमेटियां डाल के अपने जेवर बेच के एक ख्वाहिश होती है कि एक ठिकाना बन जाए। अब उन लोगों का क्या कसूर है? हर कोई हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो जो अफसरान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो सिंध हुकूमत जिनको छुपाने की कोशिश कर रही है और जिनसे पैसा भी सिंध हुकूमत को जाता है और माली फायदे भी वो उठाते हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी अदलिया की जिम्मेदारी है और वो लोग जिनका नुकसान हुआ है हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। ये मैं कहूंगा कि कानूनी नुक्ता नजर अपनी जगह पे, लेकिन जो इंसानी इसमें पहलू है वो एक बड़ा दर्दनाक पहलू है, उसके ऊपर भी हमें गौर रखना चाहिए। अब जरा मरियम साहिबा ने आज जो ट्वीट की है जिस पर अजहर सिद्दीक साहब भी खैर अपना काफी मुफस्सिल तज्जिया दे चुके, आप क्या समझते हैं अजहर सिद्दीक साहब के किस नुक्ता नजर में ज्यादा वजन है? क्योंकि एक कल फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे तो उनसे भी हमने इस पर तफसीली डिस्कशन की थी कि एक तरफ ये नुक्ता नजर पाया जाता है जो हुकूमत का भी है कि जी ये स्ट्रेट अवे अदलिया पर हमला है, जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब आखिरी मरहले में केसेस चल रहे हैं, तो ये डू और डाई सिचुएशन है कि जितना मुतनाज़ा बना सकते हैं बना लें ताकि मैक्सिमम उनको अंडर प्रेशर करके अपने हक में फायदे लिए जा सकें। ये एक नुक्ता नजर है। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज और उनकी सारी जमात का नुक्ता नजर इस हवाले से ये है, बाय द वे शहबाज शरीफ और उनके करीबी साथियों ने कभी भी इस नुक्ता नजर को इंडोर्स नहीं किया, लेकिन जो नून लीग जो शीन ग्रुप माइनस करके जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीबी लोग हैं, दे आर ऑफ द व्यू कि ये जो 5वीं शहादत आ गई है नवाज शरीफ साहब के हक में,
तो ये तो अब साबित हो गया है कि उनको जबरदस्ती ना हक ना अहल करवाया गया, बस इमरान खान को वजीर आजम बनाना था, इसलिए बस मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो है वो सर तोड़ कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को इससे मैदान से बाहर निकाल दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा वजन रखता है? पहले तो अतर काज़मी साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, जो कि मैं समझता हूं। मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ मसला ये है कि सोशल मीडिया पे एक भेड़चाल चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा है कि इसके पैसे मुतासरीन को अदा करने हैं, बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली लिख दिया है। और वो पैसों की अदायगी जो है, अब ये काम है इंतजामिया का। सुप्रीम कोर्ट के पास तो फोर्स नहीं है कि वो आकर लोगों को पैसे दिलवाए। ये जो कि वजह ये हुकूमत सिंध जो है छुप कर खड़ी हो गई पीछे। उन्होंने सियासी जमातों को आगे कर दिया कि अदलिया मिलान हो रही है, बदनाम हो रही है, हम क्यों बचाएं। और यही स्टेट्समैन के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि हमें अपने इदारों को बचाना है। अब ये बड़ी मजेदार बात मलिया, वो जो समझने वाली बात है, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 695 या 95 है। अरशद मलिक की वीडियो आई थी। अरशद मलिक ने बड़े इल्जामात, बड़ी कुछ बातें, इन्होंने बड़ा शोर डाला। हमारी शायद शॉर्ट्स मेमोरी है लोगों को। वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अभी कह रहे ना उसको नोटिस लगाए, इंक्वायरियां बनाए, ये करें वो। भाई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, 3 केसेस गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैठकर तय किया कि इस तरह की वीडियो आ गई है तो इस वीडियो का पहले कराएं फोरेंसिक। मैं चैलेंज किया था, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, मरियम नवाज को लाएं, वो अपना नूरानी की रिपोर्ट वहां जो फोरेंसिक कराई है पाकिस्तान में आकर फोरेंसिक कराएं। पाकिस्तान अदालतों में लेकर आए, वो नहीं लेकर आएंगी। अरशद मलिक के केस में साफ वाज़ेह तौर पर कहा गया था कराएं फोरेंसिक, और अदालतों में लेके आए, नहीं लेके आए। अदालत ने कहा अगर क्रॉस एग्जामिन भी हो गया फिर देखना क्या उसका कोई फैसले पे असर पड़ा है। ये 7 प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के तय किए और ये बाइंडिंग है। और वहां पर यह भी जिक्र किया गया, ये मलिक कयूम की जो वीडियो आई ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जो जरदारी साहब या बाकी को बरी किया गया वो वीडियो की वजह से बरी नहीं किया गया, उनका मेरिट पे केस था। अब इन सबको ये पता है कि मेरिट पे केस नहीं बनता है। और पाकिस्तानी तारीख पीएलडी पीडीडी 2016 के अंदर मियां मोहम्मद शरीफ, इनके वालिद जो कहते हैं ना अरबों रुपए के मालिक, 9,36,211 रुपए आमदन थी। 9,36,211 88-89 के अंदर इन्होंने जायदादें अरबों रुपए की खरीदी हैं, वो जो इनके दादा हजूर हैं। और दूसरी बात साथ साथ देख लें, इनकी ना इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर ना नॉमिनेशन पेपर के अंदर इन जायदादों का जिक्र तक नहीं है, छुपाया हुआ है। और अगली बात आ जाए, आप बड़ा सीधा सा है, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी। अब आप कवर करती रही, आप खुद जाती रही हैं। फिर जेआईटी बनी, जेआईटी ने कहा आगे सबूत दे दें। फिर 8-6 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, जब इजाज अव्वल साहब ने कहा ले आए, शेख अजमत सईद साहब ने कहा गॉड फादर या सीजन माफिया के वाले से चीजें ले आए, चीजें सारी। इन्होंने वहां भी सबूत है ही नहीं ना, इनके पास तो कतरी खात था या घोड़ों या खच्चरों में मशीनरी सऊदीया चली गई थी। फिर मामला आया नैब के पास, नैब में इंक्वायरी हुई, फिर ये शोर डाल दिया जेआईटी का, यानी असल बात नहीं बतानी। फिर नैब में ट्रायल हुआ। अब ये जो बातें कह रही ना, प्रेशर डाल के ऐसा हुआ, 5 जजों पे क्या क्या इल्जाम लगे, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी। ट्रायल कोर्ट की एक भी एविडेंस पेश नहीं की इन लोगों ने, यही पेश करते थे कि प्रेशर से फैसला हुआ है, दबाव से फैसला हुआ है। अब उनको समझ कुछ नहीं आ रही कि ये मेरिट पे चलने नहीं दे रहे। अपीलें जाए मेरिट पे डिसाइड करें, डे टू डे हेयरिंग करें और अपीलों में अपने आर्गुमेंट दें, बताएं कि ये है वो जराए। यानी वो जो कहता था, मरियम तो कहती थी मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, बेनिफिशियल ओनरशिप उनका हुसैन ने मान लिया। फिर नवाज शरीफ कहते थे ये है वो जराए। भाई बात बड़ी, ये कौन से जराए? उसी तरह है जैसे सरीना ईसा साहब कहती थी कि मेरी जो है ना वो आमदन है वहां से ट्यूशनों से बड़ी आई हुई है, स्कूलों से बड़ी आई हुई है, ज़रूरी आमदन है। वो पता लगा कोई 4 सालों में या 5 सालों में 1 करोड़ आमदन थी। 10.5 करोड़ का ट्रेल वो वहां पर सामने आ गया ना। और एफपीआर में जब मामला गया 10 करोड़ 10.5 करोड़ का पूछा गया तो 1 करोड़ वो आमदन वो वाली आ गई, 1.5 करोड़ 9 करोड़ का पता ही कोई नहीं कहां से आई है। एग्रीकल्चर इनकम मियां मोहम्मद शरीफ ने 88-89 में डिक्लेयर की थी 40,000 रुपया, तो इनकी तरफ से भी एग्रीकल्चर इनकम। बात बड़ी सीधी सी है, यहाँ एक वतीरा जो चल रहा है, ये सो कॉल्ड लिबरल, ये सारे ये कहते हैं कि करप्शन पे तो पूछो ना, करप्शन करना इनका हक है, चाहे वो इस तरह आ भी जाए, डिक्लेयर की है नहीं की है, वो असूलों पे, शफाफियत के असूलों पे रहना नहीं चाहते। जिस किसी ग्रुप ने सिखा दिया है कि अदालतों पे प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले ले लो, और अगर ये हो गया तो याद रखिएगा पाकिस्तान में अनार्की होगी। मेरिट के ऊपर इनका केस मैं
बार चैलेंज करता हूं, मैं पता नहीं 150 दफा चैलेंज कर चुका हूं, वो ले आओ भाई, सबूत ले आओ कौम के सामने। फिर क्या हुआ, आपके सामने है मलिया, ये जो एफिडेविट इन्होंने दिया, मैंने एफिडेविट क्या किया, दोस्त एक अमेरिका में अपना वहां पर पहले वो ऑडियो सुनाई गई राणा शमीम साहब को कि जनाब ये जेन्युइन है, ये प्रेशर डाल के हुआ है, ये वो है। अच्छा, वो चक्कर में आगे एफिडेविट इंग्लैंड पहुंचे। अब इंग्लैंड में हमारे दोस्त बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, मेरे और दोस्त भी बैठे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि राणा शमीम साहब यहाँ, राणा शमीम को पुराना जानता हूँ, वो राणा शमीम ने जिस एफिडेविट के पास गए ना जाकर उसे अटेस्ट कराया, अब वो आ गया। मैंने अपने फिर एक दोस्त को भेजा, वो भी सहाफी है, उसमें लिख दिया तोता मैना की कहानी, इधर उधर की कहानी सारी लिख दिए, मैं गवर्नर उसका मालिक हूँ। वो ले गए एफिडेविट उनके पास, वो जनाब चार्ले गुथरी ने वो एफिडेविट टेस्ट कर दिया, मुझे उसको गवर्नर उसका मालिक बना दिया, ये पेश करेंगे हम, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हमारे पास। और उसी ने बताया कि राणा शमीम को इनका मुलाजिम वकार जो है उनके हुसैन के फ्लैट में लेकर आया, राणा शमीम वहां पर गए और वहां सारा गया। फिर यहीं से बात खत्म नहीं होती, जैसे ही ऑडियो आई नुरानी की, वो नुरानी की ऑडियो को हमने पाकिस्तान के अंदर भेजा, फॉरेंसिकली रिपोर्ट, अभी वो थोड़ा टेक्निकली टाइम लग जाएगा, और फिर इंग्लैंड में भी भेजा। उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि ये एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर है, ये टेलीफोन की चीजें नहीं है। यहां से आप समझ आए कि झूठ, इतना झूठ बोलो कि सच लगे, कौम नहीं जाग रही है, कौम को जागना है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट टेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अतर काज़मी साहब से पूछेंगे कि उनको कौन सा नुक्ता नजर ज्यादा वजनदार लगता है। क्या मरियम नवाज जिस तरह कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाहक सजा दी गई, उस आर्ग्यूमेंट में ज्यादा वजन है, या फिर जो हुकूमत कह रही है कि ऑडियो वीडियो का जाली खेल था जिसका पोल खुल चुका है, इसमें ज्यादा वजन है? इन दोनों में से किस चीज की तरफ इनकी राय है? अतर काज़मी साहब से ब्रेक के बाद पूछते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, कानूनी नुक्तों पर थोड़ी बहस हो रही है। और अतर काज़मी साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह मैं आपके पास एक सवाल छोड़े गई थी, मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि आपको कौन ज्यादा, हु इज मेकिंग मोर सेंस टू यू, कौन बेहतर बात कर रहा है? पाकिस्तान में होता ये है कि पाकिस्तान में सेंस जो है वो खुद ही सेंसलेस हो जाता है। समटाइम ऐसी चीजें होती हैं कि बंदे को समझ नहीं आता कि ये हो रहा क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सेंस तो ये बनता है ना कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम हो और मेरा केस अदालत में चल रहा हो, तो मैं आके मलिया के सामने 300 बंदे को खड़ा करके कहूं कि जी मैं देखें ये मेरा सबूत है और मैं बिल्कुल जो हूं बेगुनाह हूं, और मलिया आगे से मुझे कहें कि अतर साहब आप इधर क्या कर रहे हैं, सड़कों पे क्यों फिर रहे हैं सबूत लेके, आप अदालत में जाएं। तो मैं अदालत में जा नहीं रहा। तो अब यही सेंस हमें नजर आ रहा है कि सबूत बार बार दिखाए जा रहे हैं कि ये भी बेगुनाही का सबूत है, ये भी बेगुनाही का सबूत है, ये भी बेगुनाही का सबूत है। भाई उसकी एक फोरम है, उस फोरम के ऊपर आप चले जाएं और आप उस फोरम पे जाके वो पेश कर दें, पाकिस्तान की अदलिया को दिखा दें और आपका फैसला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि धौंस जबरदस्ती से फैसला लिया जाए, दबा के फैसला लिया जाए। यहाँ पे इल्जाम किसी के ऊपर है लेकिन कटहरे में पूरी रियासत को खड़ा कर दिया गया है। इसका अब ये रियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या रियासत इनके आगे इस तरह झुक जाएगी। ये किसी एक बंदे का जिक्र नहीं है, ये कोई एक खानदान तक या एक फर्द तक नहीं, ये पूरी रियासत और हमारी आने वाली नस्लों का इसके ऊपर दारोमदार है कि क्या हमने ये फैसला करना है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, फैसले अदालतें करेंगी, या फिर राणा वीडियो सेंटर में फैसले होंगे, या फिर कहीं और से जो है वो टेपें आएंगी तो उसमें फैसले होंगे। ये तो नहीं होगा ना, हमने वीडियो सेंटर में फैसले नहीं करवाने, ठीक है ना ही शबिस्तान में हमारी जो है वो इंसाफ मिलना है सैन में से, हमें इंसाफ मिलना है पाकिस्तान की अदालतों से। जब तक हमारी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देंगी, अदालतों के अंदर फैसले नहीं होंगे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दांव पे लगा रहेगा। अब ये जो उनका मौकिफ है कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, किसका मौकिफ गलत है, देखें हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम में से कोई भी ये चीज जज करने की पोजीशन में नहीं है। हम तभी एक हतमी राय दे सकते हैं जब किसी मुतलका फोरम से कोई चीज आएगी, जब मुल्क की अदालत से एक फैसला आ जाएगा कि मियां साहब बेगुनाह हैं या इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, अलीम खान साहब बेगुनाह हैं, जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं, तो फिर हम कह सकते हैं। उससे पहले हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये इल्जाम है, इसके ऊपर ये इल्जाम है, और जो लोगों के जिनके ऊपर इल्जाम है उनके कंडक्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो मौकिफ तभी किसी का दुरुस्त साबित होगा जब वो अदालत से आएगा।
बिल्कुल ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, ये तो बड़ा वैलिड सवाल है जो अतर काजमी साहब भी उठा रहे हैं, और पिछले हफ्ते एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी प्रिसाइजली यही बात कही कि ये अदालत में अगर ले जाते जज अरशद मलिक साहब की वीडियो उसी वक्त, तो ये नवाज शरीफ साहब को एक दिन से ज्यादा नहीं लगना था बेगुनाह होकर बरी होकर बाहर आते हुए, लेकिन ये नहीं लेकर गए और ये नहीं लेकर जाएंगे। ये उनकी एक असेसमेंट थी। क्या आप उनकी असेसमेंट से एग्री करते हैं? और अगर ये नहीं लेकर जाएंगे, अगर आपका भी ये ख्याल हो, तो इसकी क्या वजह है? मतलब माशाल्लाह मरियम नवाज तो इतनी असर्टिव लगती हैं, जिस तरह वो बात करती हैं कि बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है वो कि बेगुनाह है। अच्छा मलिया, आपको मैं थोड़ी सी तारीख में ले जाऊं। आपको याद होगा जिस दिन कतरी खत आया था, कतरी खत आके एक वकील ने यानी इनके अपने बंदों के जहां कहीं बैठकर तैयार किया और अदालत में लिखा के पेश किया, तो उसी वक्त कहा कि आपका केस खत्म हो गया अदालत के रिमार्क्स थे। तो यहाँ बुनियादी तौर पर ये बात ये नहीं है, ये कोर्टों में इसलिए नहीं जाना चाहते कि कोर्टों में इनको सबूत दे रहेंगे, और इसी वजह से इन्होंने जो ईमानदार वकील थे, ख्वाजा हारिस एक कॉम्पिटेंट वकील है, उनको कॉर्नर किया। इन्हें बंदे वो चाहिए थे जो चीजें मैनेज कर सकें, जो चीजों को बड़ी आसानी से जाकर पर्दे के पीछे छुपा सकें, और इन्होंने अब तक यही खेल खेला है। और अरशद मलिक के हवाले से एक नई फिलॉसफी इन्होंने जनरेट की कि जनाब अरशद मलिक को तो निकाल दिया गया मुलाजमत से, हमें भी बरी करें। ओ भाई, अरशद मलिक को निकाला इस बात पे है कि उन्होंने आपको सजा दी है। अरशद मलिक ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन। कैसे वायलेशन की? जाती उठाते वो अपना ये बादशाह आजम उस वक्त के नवाज शरीफ से मिलने गए, नवाज शरीफ के बेटों ने उन्हें सऊदिया में बुलाया, वहां अरशद मलिक के एफिडेविट में लिखा है कि इतने पैसों की ऑफर की उन्होंने, और उनपे दबाव डाला वीडियो देखकर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वो अब इस एफिडेविट की बुनियाद पर, और जो कि मिसकंडक्ट किया था इसलिए मुलाजमत से उन्हें फारग कर दिया। अब ये एफिडेविट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है रिश्वत देने का। और वैसे भी याद रखिएगा, तारीखी तौर पर बात है, केस था बशीर के पास, दोनों केस, एवनफील्ड भी और अजीजिया भी। एवनफील्ड में सजा हो गई, तो फिर इन्होंने अशतर साहब थे उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इसी गवर्नमेंट के शाहिद खाकान बासी के दौर में। वहां एक उनके एसोसिएट मेरे एक दोस्त है, वहां पर उन्हें बताया एक जज लाया जा रहा है नैब कोर्ट इस्लामाबाद में। ये तारीखी तौर पर बातें कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए कि उनको बाकायदा जज तैनात किया गया, केस बशीर की कोर्ट से ट्रांसफर करवाया गया, ये रिकॉर्ड में बता रहा हूं। फिर ये लाया गया, अरशद मलिक ने इनको फायदा दिया। कैसे फायदा दिया? 10 साल की सजा होती है अपना एबलफील्ड के अंदर, अल अजीजिया में 7 साल की सजा। फ्लैगशिप केस में बरी कर दिया उसने। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि यहां अरशद मलिक ने तो इनको एडवांटेजेस दिए, और इसीलिए नैब ने वो अपीलें सारी वहां पर दायर कर रखी है। अब बयानिया इन्होंने बनाए, बयानिया क्या बना रहे हैं? बयानिया ये बना रहे हैं कि बड़े प्लानिंग के साथ इदारों को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बायो साहब से नवाज एक जगह जब मीटिंग हुई थी सहाफियों की, तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ये कह रहा, मेरा ख्याल है उन्होंने बताया या किसी दो सहाफी ने मुझे बताया, मैं इसमें बराह रास्त उनको अलेज नहीं करता, कि उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने प्रेस कहा कि अदलिया मदद करे उनकी। यानी हुआ ये कि वो चाहते थे अदलिया प्रेशर डालकर इनको बरी कर दे और इनको छोड़ दे। आपकी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह किसी ने कोई किसी पे प्रेशर नहीं डाला। अगर शहादतें इनके पास होती, अगर आज भी शहादतें होती, तो ये बरी ना हो जाते। पूरी दुनिया के अंदर बैठकर जो इन्होंने बयानिया बनाया हुआ है ना, वो असूली तौर पर जो ये जो अब 2 तरह से गेम चल रही है मलिया इस वक्त। अभी ये केस इनको पता था कि ये केस आने वाला है, फैसला आने वाला है, इस फैसले का असर जो है नवाज शरीफ पर बड़ी बुरी तरह से पड़ना है। इनका वीजे की एक्सटेंशन के चांस कोई नहीं होने हैं, ये फंस जाएंगे बुरी तरह से। इन्होंने इसलिए लंदन के अंदर बाकायदा एफिडेविट टेस्ट कराया और लंदन के नोटरी का टेस्ट कराया, और वो लंदन का नोटरी पाकिस्तान में आ नहीं सकता। वीडियो जो लीक करवाई इन्होंने अमेरिका से लीक करवाई, अमेरिका से इन्होंने गैरेट डिस्कवरी से करवाई। वो गैरेट इसलिए करवाई कि वो बता सके कि जनाब हमारी बाहर से हुई है, और इसको पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज में रह गई थी, वो बड़ा जरूरी है साथ बताना, कि यहाँ कानूनी तौर पर ना मेरिट के, मैं एक वकील हूं नैब का, नैब के मैं केसेस में करता हूं, और यहाँ पर ओनस आपके ऊपर है। आपने बताना था। हसन हुसैन को बाहर भगवा दिया। हसन हुसैन ने बाकायदा बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से ये बीवीआई कंपनियां, पीछे बंदा कोई और होता है, उसके पीछे बंदा, अभी तो सिर्फ अपना बलिया कुछ 12-13 कंपनियां आई हैं, ये कोई 30-40 के करीब इनकी ऑफशोर कंपनियां जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं है, और जायदादें मुल्क से बाहर इतनी है
इस तरह फंसा रहे हैं ना, ये हकीकत है। ये फंसा इस तरह है कि उस तरफ तवज्जो ना दे जाए। कोई अतर काजमी साहब तो लंदन में रहते हैं कौन ना, से मुल्कों में अजहर सिद्दीक साहब, वो जो ट्विन टावर है मुश्किल जमाना, कैप्टन सफदर के हवाले से आज भी पूछे, वो पता करें वो किन के हैं, वहां आसपास यही कहेंगे वो जनाब सफदर अवान की जायदादें हैं। जहां एक बात मैं सिर्फ खत्म करने से पहले क्लियर कर दूं, जो कि बड़ा जरूरी है, जो अदलिया के ऊपर प्रेशर करने के हवाले से, यानी बनी कला को रेगुलराइज करने की बातें कह रहे हैं। बनी कला या एग्रो फार्म हाउस केस बहुत इफ्तिखार चौधरी के दौर से चल रहा है। यहाँ फार्म हाउस जमीनें थी, उनमें कंस्ट्रक्शन का एरिया ज्यादा कर लिया, कम कर लिया, जमीनें बिल्कुल लौट है। इमरान खान उस जायदाद के प्राइवेट पार्टी से खरीद के कानूनी तौर पर मालिक है। अब रेगुलराइज क्या चीज की है? फर्ज करें मेरा एक कनाल का घर है, एक कनाल में से मुझे थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी है, मैं जगह खाली नहीं छोड़ता, या मैंने कमरे ज्यादा बना लिए हैं। जब वो इस तरह के काम आप कर लेंगे, रूल्स की वायलेशन होती है, इसको कंपाउंड कर लेते हैं पूरी, यानी आपको हजारों केस ऐसे मिल जाएंगे जो कंपाउंड होने के, वहां बैठकर सीडीए ने उसको कंपाउंड कर लिया, जुर्माना ले लिया, और एग्रो फार्म के अंदर आपको इतने केसेस मिलेंगे। सिर्फ ये केस नहीं है, वहां भी हुआ है। प्लानिंग सिर्फ इस वक्त ये है कि अदलिया पे साबित, यानी ये कितने हैं, ये 66 लोग सियासतदानों का केस है। नवाज शरीफ का एक केस बुनियाद बनाकर आपने अदलिया पे बुछाड़ कर दी। अब यानी अली अहमद कुर्द को वहां लाकर पेश कर दिया। अली अहमद कुर्द का केस कितने हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, चैलेंज तो करके देखे ना कितनी दफा वो पेश होते हैं। हमारा जैसा आदमी सारा दिन वकालत में सिविल, मैं ये नहीं कहता कि 100% इंसाफ है, यकीनन कोई 5-7% को पैसे लग जाते होंगे, कुछ सिफारिश आ जाती है, लेकिन ये कहना कि बैठकर जनाब की अदालतें खत्म हो गई हैं, खुदारा ये मत करें। आप इदारे तबाह करवा रहे हैं, आम बंदों के लिए मसाइल बनेंगे, ये तो चुप करके घर बैठ जाएंगे, ये तो बैठ के घर इंसाफ लेते रहेंगे। बंदे ने तो आमने अदालत में जाना है, और उनको ये खत्म करने की घिनौनी साजिश हो रही है। हमें इसको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए, और हमें हर फोरम पे आवाज उठानी चाहिए। और क्रेडिट टू यू कि आप ये आवाज सही जेन्युइन तरीके से उठा रही हैं, आप सही मानों में मौका दे रही हैं कि डिबेट हो सके इसके ऊपर। और मैं चैलेंज करता हूं, आपके फोरम में मैं चैलेंज कर रहा हूं, आ जाए नवाज लीग में से कोई आ जाए, जो मैंने बातें की हैं फोरम में बिठा ले मुझे, मैं हर वक्त तैयार हूं आपके फोरम पे आने के लिए। आ जाए, इनमें से आकर जवाब दें और मेरिट पे बात करें, फिर मजा आए। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक ने आपका जोशीला कमेंट हमने सुना, और जाहिर है कि ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है जब हमारे रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोई भी सियासी जमात कोशिश करे, क्योंकि रियासत के सुतून ये हमारे रियासती इदारे हैं। तो अगर हमारे रियासती इदारों से ही अवाम का एतमाद उठ जाएगा तो फिर रियासत कैसे फंक्शन कर सकेगी, इस पर हमारे सियासतदानों को यकीनन सोचना होगा। यहाँ पर वक्त हुआ नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अतर काज़मी साहब से इस हवाले से उनकी राय लेंगे, और फिर थोड़ा सा सहाफत पे भी बात करेंगे, जो हमारा अपना शोबा है, कि इसमें बड़ा सिलेक्टिव तरीके से दिल दुखता है। कुछ जगहों पर वाकई में हरासमेंट भी हो जाती है, हक़ आज़ादी रायदही भी छिन जाता है लोगों का, उस पर हमला हो जाता है आज़ादी राय पर। लेकिन कुछ जगहों पर बड़े बड़े वाकयात हो जाएं, नाजिम जोखियो हों, अजीज मेमन हो, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, तो तब भी उस कत्ल पर भी आवाज नहीं उठती। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अतर काज़मी साहब, पिछले सेगमेंट में जिस तरह बातचीत हुई इस हवाले से कि ये सबूत अदालत में लेके जाने की बजाय अवाम को ही दिखाए जाते हैं कि जी ये हमारे हक में सबूत हैं, लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि जब हमारी सहाफती बरादरी समेत हम सब सहाफ़ी, हम सब पर भी तो एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम हक को हक और बातिल को बातिल कहें। ये ना कहें कि जी हमें चूंकि न्यूट्रल नजर आना है लिहाजा हम सबको कहें कि जी आप सबकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो फिर सहाफत ना हुई ना। तो अब हम देखते हैं कि दो फिरकों में बट गई है सहाफत। एक तरफ वो लोग हैं जो दलेरी से हक को हक और बातिल को बातिल कहकर ललकारते हैं बातिल को, जबकि दूसरी तरफ बातिल को हक बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। और अभी एक सीनियर सहाफी हैं हमारे, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब हमसे दुगनी उम्र रखते हैं और हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा रखते हैं माशाल्लाह। उन्होंने भी रिसेंटली जो बात की बड़ी अफसोसनाक थी कि लोगों को जैसे वो इंसाइट कर रहे थे टुवर्ड्स वायलेंस, कि अब बस तोड़ फोड़ तो करनी पड़ेगी, अब कुछ अदलिया को अब जो है वो ऐसे फैसले कर रहे हैं, मतलब लिटरली डिक्टेट कर रहे हैं वो कि रियासती इदारों को क्या करना चाहिए, और अब गमले नहीं टूटेंगे सर टूटेंगे। तो इस तरह की बेहंगम गुफ्तगू, आपको क्या लगता है कि अब हमारी सहाफत किस तरफ जा रही है? जो कोई भी शोबा हो ना किसी भी मुआशरे का,
वो आपके मुआशरे की अक्कासी करता है। अजहर सदीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनसे माजरत के साथ हमने इसी मुल्क में देखा कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे वकला भाइयों ने एक मफरूर मुजरिम को बुला के, जहां पे जिस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस साहब ने मोजेज अदलिया के जजेस ने तकारीर की, वहां पे अदलिया के एक मफरूर मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम से भी तकरीर करवाई गई। तो जिस मुआशरे में आपके कानून से वाबस्ता लोगों का इतनी वो रिलैक्स हैं चीजों के हवाले से, तो फिर आप सहाफियों के ऊपर क्या बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी जो सहाफत है वो सबके सामने है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कहीं पे भी सहाफी हो ना मलिया, उसका एक नजरिया होता है। ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन सियासत को कवर करें, चीजों को कवर करें और आपका अपना कोई नजरिया ना हो या आपको गलत और सही की पहचान ना हो। और वो चीज आप अपने तज्जिए में उसका जिक्र भी कर देते हैं कि मैं समझता हूं कि इसकी ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये पार्टी सही कह रही है, ये पार्टी गलत कह रही है, ये हुकूमत सही कह रही है, ऑपोजिशन सही कह रही है। लेकिन जो खबर होती है ना, उसमें आप दयानतदारी से खबर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खबरें भी इस तरीके से जारी की जाती हैं, इस तरीके से उनको एंगल किया जाता है कि जिसमें आपको बदनीति नजर आती है कि साफ तौर पे किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल आपको कई दफा सफेद झूठी जो है ना, वो बिल्कुल खबर आपको नजर आ जाएगी, किसी चीज को किससे जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सहाफत का। और उसके साथ साथ एक और चीज ये भी है कि ये कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, ये कोई इस हुकूमत का मसला नहीं है। इसी मीडिया में हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े सीनियर सहाफी रोज जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करके रात को टीवी से उठते थे, रोज मियां साहब के खिलाफ खूनी एहतसाब की खबरें दे के जो है लोग उठते थे, और रोज जो है वो इमरान खान की और बाजवा साहब की लड़ाई करवा के भी लोग उठते हैं। और जब हुकूमत आई थी और अगले दिन ही कहना शुरू कर दिया था कि बस लड़ाई हो गई है, कौमी हुकूमत आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये हमारी एक सहाफत की अनफॉर्चुनेट चीज है। हमें ये पता होता है कि जर्नैलों के घरों में क्या हो रहा है, उनके बेडरूम्स में क्या हो रहा है, यहाँ तक हम सहाफी हम लोग इतने बाखबर होते हैं, लेकिन जो हमारे अपने सहाफती हलकों के अंदर हो रहा है, हमारे सहाफी जो खुदकुशियां कर रहे हैं, उसके हवाले से हमें नहीं पता होता। पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन यही इस वक्त हमारी जो सहाफत का एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं चेहरा है। लेकिन उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी, जहां पे दीगर जगहों पे बेहतरी आएगी, सहाफत में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, योर कॉमेंट ऑन दैट। मलिया देखिए, इसमें एक बुनियादी बात समझिएगा। मैं तो बड़े अरसे से 2010 से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कर रहा हूं। मैंने फेसबुक ब्लॉक कराया था, चूंकि मैं तालिब इल्म भी हूं, मेरा ये सब्जेक्ट भी है खास तौर पर, और कम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर मैंने बड़ा काम किया है। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत काम किया है उस वक्त, और मैं ये सारी चीजें देख वक्त था कि बिलावल भुट्टो इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन एक स्टेज के ऊपर उन्हें भी मानना पड़ा कि सोशल मीडिया पे रेगुलेट होना चाहिए। फेसबुक एक पूरा एक एजेंडा चल रहा है, इंटरनेशनल एजेंडा। बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ, आज से 6 साल पहले की फेसबुक की बात कर रही हूँ कि फेसबुक आपने पाकिस्तान में कब ब्लॉक करवाई थी? 2010 में ब्लॉक कराई थी। उसकी एक वजह थी तौबा नौजुबिल्लाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, कार्टून वगैरह शाये किए थे, लेकिन वो असल वजह कुछ और थी। इंटरनेशनल एजेंडा और इंटरनेशनल एजेंडे के जो खिलाड़ी हैं, आप वो समझ जाए। आप देखिए कौन सारी चीजों को चला रहा है। नजम सेठी, हुसैन हक्कानी, तलत हुसैन, हामिद मीर, अच्छा बाहर गुल बुखारी आ जाए, अहमद वकास गुराया आ जाए, वो लोग जिनके ताने बाने बाहर मिल रहे हैं और वो एक बड़ी प्लानिंग के साथ लेकर चल रहे हैं। और इसीलिए हमने आप लोगों ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बन जाए, ताकि आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट ठीक हो सके, सच को सच और गलत को गलत कह सके। आप इमेजिन कर लें, लेकिन किसी ने नहीं। और ये सारे लोग, और यही सारे लोग वहां आके खड़े हो गए। एहतजाज का लिया आसमा शराजी का देख ले, आपको नजर नहीं आता उनका किरदार, उनका तरीकाकार, तो ये क्या तो क्या कॉलम लिखे। अजहर सिद्दीक साहब, ये तो आसमा शराजी साहिबा हो या हामिद मीर हो, तलत हुसैन, ये सब ये कहते हैं कि जी हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम तो आजादी राय दही की लड़ाई लड़ रहे हैं अवाम के हक की। नहीं है, ऐसे नहीं है। आप अपना मलिया आर्टिकल 19 पढ़ लें। आर्टिकल 19 सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात करता है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, यानी आप देखना है फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, आपने सिक्योरिटी एजेंसीज के अगेंस्ट ये बात नहीं करनी है। यहाँ तो रोजाना आप जुर्म की तरकीब दे रहे हैं, लिखा हुआ इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं क्या है। और अभी नजम सेठी साहब ने जो बातें की है, जरा वहां समझे, आप देखे सही। यही वो लोग हैं जिन्होंने, अगर मिसाल के तौर पर अगर तहरीक लब्बे पाकिस्तान या बाकी आए तो उनके खिलाफ चढ़ दौड़े
उन्हें रगड़ दो, ये कर दो, वो आप और हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इन्होंने एक अलाइनमेंट ले ली हुई है, एक तयशुदा एक पेड एजेंडा ले लिया हुआ है। उस एजेंडे पे जो अभी पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पे हमला हो रहे हैं ये लोग। ये बात आज याद रख लीजिएगा, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा कि अल्टीमेटली ये चीजें सिर्फ ये नहीं है, वो तो एक एजेंडे के तहत लेके आ रहे हैं कि यहाँ अब यानी ये इनमें वो लोग भी हैं, मैं गवाह हूं इन चीजों का, जो आर्टिकल 2A की खत्म कराने की बात करते हैं। बिल्कुल मी टू ठीक है। कैंपेन किन लोगों ने चला और मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।